इज्जत हो रहा था, जिसे सिर्फ उस सेल्फ प्रोक्लेम्ड गॉडेस के शो ऑफ के लिए बेहिसाब पैसे खर्च करके बुक किया गया था। लेकिन हद तो तब हो गई जब उसने मुझे बाहर खड़े होकर किसी डोरमैन की तरह एंट्रेंस गार्ड करने का ऑर्डर दे दिया। गुस्से से मेरा खून खौल उठा। अगले ही पल मैंने तुरंत होटल की सीनियर मैनेजमेंट को कॉल किया और साफ शब्दों में कह दिया, मैं इस इवेंट का एक भी सेंट पे नहीं करूंगा। मेरी बात सुनते ही मैनेजर ऐसा हक्का बक्का रह गया कि लगभग उसके हाथ से फोन ही गिर गया। आखिर पूरे जोंगचोंग में हर कोई जानता था कि मैं शहर का सबसे होपलेस सिंप था। यहाँ तक कि लाई जोंग हेन भी मेरी लेजेंडरी डिवोशन के आगे हार मान लेता। मैनेजर घबराई हुई आवाज में बोला, यंग मास्टर चंग, अगर रिजर्वेशन कैंसिल कर दिया तो 1 मिलियन युएन की डिपॉजिट रिफंड नहीं होगी। मेरा सजेशन है कि पहले मिस लू से बात कर लीजिए, शायद उन्हें आपके इस डिसीजन के बारे में पता नहीं है। मैंने बस ठंडी हंसी हंसी और जवाब दिया, क्या इतनी छोटी सी बात के लिए भी मुझे किसी औरत से परमिशन लेनी पड़ेगी? वजह साफ थी, मैं अचानक एक क्लीशे नॉवल के अंदर ट्रांसमिग्रेट होकर उस बेचारे पैथेटिक सिंप के शरीर में आ गया था। हालांकि मैं एक टॉप बिलियनियर फैमिली का एयर था और दुनिया की कोई भी चीज आसानी से हासिल कर सकता था, लेकिन ओरिजिनल ओनर पूरी तरह उस ग्रीन टी हेरोइन का दीवाना था। वह उसकी हर बात आंख बंद करके मानता था। उसने उसके पीछे अपनी फैमिली की हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस की फॉर्च्यून तक लुटा दी, लेकिन आखिर में मेल लीड सिर्फ एक मुस्कान से उसे उससे छीन ले गया। इसके बाद दोनों ने मिलकर ओरिजिनल ओनर को पूरी तरह बर्बाद कर दिया, यहाँ तक कि उसकी फैमिली भी तबाह हो गई। जब आखिरकार ओरिजिनल ओनर की आंखें खुली और उसने गुस्से में नाइफ उठाकर मेल लीड पर हमला करने की कोशिश की, तब सिस्टम वाले प्रोटोगनिस्ट ने उसे फंसा दिया और उसकी बाकी पूरी जिंदगी प्रिजन में कट गई। ये सब याद करके मैंने गहरी सांस ली और बिल्कुल शांत आवाज में कहा, एक बात साफ सुन लो, ये क्लास रियूनियन लॉ यूए ने ऑर्गेनाइज किया है, अगर पैसे चाहिए तो लू यूए से मांगो। इतना कहकर मैंने मैनेजर की तरफ दोबारा देखा तक नहीं और सीधे मुड़कर वहां से चला गया। उधर मैनेजर का चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। सबसे बेहतरीन इंग्रेडिएंट्स पहले ही पहुंच चुके थे, सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा भी आ चुकी थी और सारी प्रिपरेशंस पूरी हो चुकी थी। अब इस स्टेज पर सब कुछ कैंसिल कैसे हो सकता था? तभी अचानक उसे याद आया कि हर कॉन्ट्रैक्ट और हर बिल पर सिग्नेचर लौआ के नाम से थे। सिर्फ अमीर बनने का ड्रामा करने के लिए लौआ ने खुद हर डॉक्यूमेंट पर अपने हाथों से साइन किए थे। मैं तो बस उस वक्त का इंतजार कर रहा था जब उसे ये खबर मिलेगी और उसके चेहरे का रंग उड़ जाएगा। क्योंकि मुझे पूरी कहानी पहले से पता थी, इसलिए मैं अच्छी तरह समझता था कि लिu युआ ने मुझे रियूनियन में आने से क्यों रोका था। कुछ ही दिन पहले उसकी मुलाकात प्रोटोगोनिस्ट हाउसिन से हुई थी, जो अभी अभी जेंग चेंग अपना करियर बनाने आया था। लिu युआ पहली ही नजर में उस पर फिदा हो गई थी और दोनों ने पूरी रात कॉफी शॉप में बैठकर बातें की थी। असल में ये रियूनियन सिर्फ इसलिए अरेंज किया गया था ताकि उसे हे ओशन के साथ और समय बिताने का मौका मिल सके। हे ओशन के पास एक गॉड लेवल इन्वेस्टमेंट सिस्टम था जिसकी मदद से वह पलक झपकते बेहिसाब दौलत कमा सकता था और साथ ही कई सुपरनैचुरल एबिलिटीज भी हासिल करता था। लेकिन मुझे उसकी जरा भी चिंता नहीं थी, क्योंकि मेरे पास भी एक सिस्टम था और मेरा सिस्टम बाकी सभी सिस्टम्स से कहीं ऊपर था। उसके मुकाबले हायोशियन का इन्वेस्टमेंट सिस्टम तो बस एक छोटा सा लिटिल ब्रदर था। मुझे पूरा यकीन था कि देर सबेर मैं उस प्रोटोगोनिस्ट को पूरी तरह कुचल दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे उस परेशान करने वाली ग्रीन टी लू यूए से निपटना था। कुछ देर बाद मैं लंचान विला डिस्ट्रिक्ट वापस पहुंच गया। जैसे ही मैं कार से बाहर निकला, शेन वॉर्निंग हैरानी भरे चेहरे के साथ मेरी तरफ आई और बोली, यंग मास्टर, आप तो मिस लू के साथ क्लास रियूनियन में जाने वाले थे, इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? उसे देखते ही मेरी आंखें चमक उठी और एक पल के लिए तो मेरी धड़कन जैसे रुक ही गई। अब समझ आया कि बाद में कहानी में प्रोटोगोनिस्ट ही ओशन उसके पीछे इतना पागल क्यों हो गया था, जबकि आखिर तक उसका दिल जीत नहीं पाया। ओरिजिनल ऑनर ने ऐसी बेमिसाल औरत को नजरअंदाज कर दिया था। सच में वह पूरी तरह अंधा था। मैंने हल्की मुस्कान के साथ बेपरवाही से कहा, वो बेकार रियूनियन जाने लायक ही नहीं था। पिताजी की तबीयत कैसी है? मेरी बात सुनते ही शेन वॉर्निंग की आंखों में हैरानी और भी गहरी हो गई। पहले कभी भी मैंने ओल्ड मास्टर की हेल्थ के बारे में पूछने की जहमत नहीं उठाई थी, बल्कि सच तो ये था कि ओरिजिनल ओनर तो मन ही मन यही चाहता था कि ओल्ड मास्टर जल्दी मर जाए ताकि उसे फैमिली की पूरी फॉर्चून विरासत में मिल जाए और वह उसे लुआ पर उड़ाता रहे। शनान ने उदास होकर अपना सिर झुका लिया और धीमी आवाज में कहा, उनकी कंडीशन बहुत खराब है, शायद वो आज की रात भी नहीं निकाल पाएंगे। ये सुनते ही मैं एक पल भी बर्बाद किए बिना विला के अंदर भागा। भले ही इस फादर का मुझसे कोई ब्लड रिलेशन नहीं था, लेकिन दिल से मैं उनका सम्मान करता था और उनकी हालत देखकर जेन्युइनली दुखी था। उन्होंने बिना किसी बैकग्राउंड या सपोर्ट के चंगयू ग्रुप को जीरो से खड़ा किया था और अपनी मेहनत के दम पर हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस की बिजनेस एम्पायर बनाई थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दिन रात मेहनत करते हुए गुजार दी, लेकिन खुद को कभी ठीक से आराम तक नहीं दिया। भले ही मेरे अंदर उनके लिए कोई गहरा इमोशनल अटैचमेंट नहीं था, लेकिन उनके इकलौते बेटे के तौर पर मुझे लगा कि उनकी जिंदगी के आखिरी पलों में उनके साथ रहना मेरा फर्ज था। अफसोस
मिडनाइट आने से पहले ही ओल्ड मास्टर चंग ने आखिरी सांस ले ली। देश के सबसे बेहतरीन डॉक्टर्स और सबसे एडवांस्ड मेडिकल इक्विपमेंट को विला में इकट्ठा करने के बावजूद कोई भी उन्हें बचा नहीं सका। मैं उनके बेड के पास बैठा था और उनका ठंडा पड़ चुका हाथ कसकर पकड़े हुए था। मेरे दिल में एक भारी सी उदासी भर गई। कांपती हुई आवाज में मैंने धीरे से वादा किया, फादर, आप बेफिक्र होकर जा सकते हैं। मैं चंगू ग्रुप को और भी ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा और इसे दुनिया की ग्रेटेस्ट कंपनीज में से एक बनाऊंगा। आपने अपनी पूरी जिंदगी में जो एम्पायर खड़ी की है उसे मैं कभी खत्म नहीं होने दूंगा। पास खड़ी शनान ने चुपके से अपनी आंखों के आंसू पोंछे, साथ ही उसके दिल के किसी कोने में राहत भी थी। उसने धीरे से कहा, यंग मास्टर, जब मेरे रिलेटिव्स की इलनेस की वजह से मेरा फैमिली एक बड़े क्राइसिस में फंस गया था, तब ओल्ड मास्टर ही थे जिन्होंने हमारी मदद की थी। मैं उनकी उस काइंडनेस को कभी नहीं भूलूंगी। आज से मैं अपनी पूरी जिंदगी आपकी मदद करने में लगा दूंगी। ये ओल्ड मास्टर की फाइनल विल है। लॉयर थोड़ी देर में आएगा और इसे ऑफिशियली विटनेस करेगा। सनराइज होने से पहले फैमिली की सारी एसेट्स आपके नाम ट्रांसफर कर दी जाएंगी। अब से आप ऑफिशियली चेयरमैन बन जाएंगे। मैंने चेहरे पर न खुशी दिखाई न दुख और बस शांत स्वर में कहा, तुम्हें जो सही लगे वैसे सब हैंडल कर लो। मुझे शिनान पर पूरा भरोसा था। वो सिर्फ बेहद केपेबल नहीं थी बल्कि उसकी लॉयल्टी भी एब्सोल्यूट थी। पूरी ओरिजिनल स्टोरी में प्रोटोगोनिस्ट ने उसे कितने ही टेम्पटेशंस क्यों न दिए हों, उसने कभी चंग फैमिली को बिट्रे नहीं किया। यहाँ तक कि जब उसे धमकाया और ब्राइब किया गया तब भी उसने चंग फैमिली की पीठ में छुरा घोंपने के बजाय सिटी छोड़ना पसंद किया। उधर ट्रायम्फ होटल के स्काई गार्डन में लू युई के गाल शराब के नशे से लाल हो चुके थे और उसकी पूरी नजर एक ही आदमी हाई ओशन पर टिकी हुई थी। उसके आसपास बैठे क्लासमेट्स और क्लोज फ्रेंड्स भी शराब के नशे में धुत थे और लगातार उसकी तारीफों के पुल बांध रहे थे। उनमें से एक हंसते हुए बोला, लॉयर कितना लकी है, वो एक यंग बिलियनियर से शादी करने वाला है। कितने लोग हैं जो ऐसी जिंदगी का सपना भी देख सकते हैं। उसने पूरा होटल बुक किया है और ऊपर से इंटरनेशनल ऑर्केस्ट्रा तक बुलाया है। ये बैंक्वेट तो किसी सेलिब्रिटी इवेंट से कम नहीं है। तभी दूसरे क्लासमेट ने भी बात जोड़ दी, हमारी पूरी ग्रेजुएटिंग क्लास में लियो ही सबसे सक्सेसफुल है, उसके सामने तो कोई भी टिक ही नहीं सकता। ये सारी तारीफें सुनकर लियो वावे के चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान आ गई। उसकी वैनिटी पूरी तरह सेटिस्फाई हो चुकी थी। कॉलेज के दिनों में उसके फादर सिर्फ एक ऑर्डिनरी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर थे और आज जितने वेल्थी थे उसके आसपास भी नहीं थे। लेकिन आज रात उसने आखिरकार अपने सारे क्लासमेट्स के सामने जमकर अपना वेल्थ और स्टेटस शो ऑफ कर दिया था, जिससे उसका प्राइड और भी बढ़ गया। शाय बनने का नाटक करते हुए उसने मुस्कुराकर कहा, इन रूमर्स पर भरोसा मत करो, हम अभी ऑफिशियली टुगेदर भी नहीं है। किसने कहा कि मैं उससे शादी करने वाली हूँ? मैं तो उसे सिर्फ एक बड़े भाई की तरह देखती हूँ। हमारे फैमिलीज के बीच बस थोड़े बिजनेस कनेक्शंस हैं। जहाँ तक एंगेजमेंट की बात है, सही समय आने पर मैं खुद उसे सब समझा दूंगी। मेरे दिल में उसके लिए उस तरह की कोई फीलिंग्स नहीं है। इतना कहकर उसने रेड वाइन का एक जेंटल साइप लिया और फिर प्यार भरी नजरों से हाउस की तरफ देखने लगी, जैसे जानबूझकर उसे सफाई दे रही हो ताकि होसियान उसे गलत न समझे। होसियान ने हल्का सा सिर हिलाया और फिर बोला, मीडिया को बातें बनाना बहुत पसंद है। अब वो पुराने जमाने नहीं रहे। मैरिज हमेशा फ्रीडम और इक्वालिटी पर बेस्ड होनी चाहिए। पेरेंट्स हर चीज डिसाइड नहीं कर सकते। ये वर्ड सुनते ही लिu युई अंदर ही अंदर खुशी से झूम उठा। उसे तुरंत यकीन हो गया कि हायोसिन के दिल में भी उसके लिए फीलिंग्स हैं। दोनों और करीब आ गए और फिर आराम से अपनी बातें जारी रखने लगे। ये देखकर बाकी क्लासमेट्स भी समझदार थे। उन्होंने एंगेजमेंट का टॉपिक दोबारा छेड़ना ठीक नहीं समझा और दोनों जो भी कह रहे थे बस उसी में हाँ मिलाते रहे। कुछ और राउंड्स ऑफ ड्रिंक्स के बाद जब सब लोग जाने की तैयारी करने लगे, तभी होटल मैनेजर प्रोफेशनल स्माइल के साथ वहां आया और पोलाइटली बोला, मिस लिu, अब रिमेनिंग बैलेंस सेटल करने का समय हो गया है। उसकी बात सुनते ही लाइवली स्काई गार्डन में अचानक सन्नाटा छा गया। 30 से ज्यादा क्लासमेट्स ने कंफ्यूज नजरों से लियो युओ की तरफ देखा। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। क्या रिच यंग मास्टर ने पहले ही पेमेंट नहीं कर दी थी? लियो उवे का शराब से लाल चेहरा पल भर में गुस्से से काला पड़ गया। वह भड़कते हुए चिल्लाया, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? मुझसे पैसे मांगने की हिम्मत कैसे हुई? अपनी आंखें खोलो और अपने अकाउंट्स चेक करो। उसे पूरा यकीन था कि चुंग बयन ने पेमेंट पहले ही ट्रांसफर कर दी होगी, लेकिन अपनी रेपुटेशन सबके सामने बर्बाद होती देखकर उसकी शर्मिंदगी तुरंत गुस्से में बदल गई। मैनेजर ने ऑकवर्ड स्माइल के साथ समझाते हुए कहा, मिस लॉ, आपके होटल में एंटर करने के बाद यंग मास्टर चेंग ने पर्सनली मुझे इन्फॉर्म किया था कि आज के बिल का पेमेंट करने का उनका कोई इंटेंशन नहीं है और चूंकि सारे डॉक्यूमेंट्स आपके नाम से साइंड है, इसलिए रिमेनिंग पेमेंट नेचुरली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तुमने अभी क्या कहा? लुआ का चेहरा एकदम बदल गया। उसे लगा जैसे उसने मैनेजर की बात गलत सुन ली हो। आसपास खड़े क्लासमेट्स भी पूरी तरह स्टंट थे और किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि एक शब्द भी बोले। ये बिल कई मिलियन युएन का था। अगर इसे सब में इक्वली डिवाइड किया जाता तो हर व्यक्ति को लगभग
1 मिलियन युएन तक देने पड़ते। उनमें से ज्यादातर ऑर्डिनरी फैमिली से आए थे और इतनी बड़ी रकम अफोर्ड करना उनके लिए नामुमकिन था। एक एक करके सब चुपचाप पीछे हटने लगे। उनके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, इस डिजास्टर में फंसने से पहले यहाँ से कैसे निकला जाए। यहाँ तक कि लुआ के सबसे करीबी फ्रेंड्स भी अब पहले की तरह रिलैक्स नहीं दिख रहे थे। काफी देर तक पत्थर की मूर्ति की तरह खड़े रहने के बाद आखिरकार लुआ को होश आया। चुंग बाचुआन ने पेमेंट करने से सच में मना कर दिया। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? क्या उसका दिमाग खराब हो गया है? आखिर उसे इतनी हिम्मत दी किसने? मैं ये मान ही नहीं सकता कि वो अचानक इतना सेल्फिश हो गया है। क्या उसे लगता है कि मैं उससे दोबारा बात न करने से डर जाऊंगा? बचपन से ही हर चीज में स्पॉइल्ड रहने वाले लुआ ने अपनी जिंदगी में कभी ऐसी ह्यूमिलिएशन नहीं झेली थी। गुस्से से उसका पूरा शरीर कांप उठा और उसने तुरंत मुझे कॉल कर दिया। जैसे ही मैंने फोन उठाया ना, वो गुस्से में चीख पड़ा, तुम्हें किसने कहा कि होटल का बिल पे मत करना? इतनी छोटी सी रकम है और तुम इसे लेकर इतना ड्रामा कर रहे हो। तुम इंसान भी हो या नहीं? अगर तुमने तुरंत पेमेंट नहीं की तो फिर कभी मुझसे बात करने की कोशिश मत करना। मेरी तरफ से एक शब्द सुनने का मौका दिए बिना उसने कॉन्फिडेंस के साथ कॉल काट दिया। उसे पूरा यकीन था कि जैसे ही मुझे पता चलेगा कि वो नाराज है, मैं हमेशा की तरह भागता हुआ वहां पहुंच जाऊंगा और चुपचाप पूरा बिल चुका दूंगा। इसके बाद उसने प्राउडली होटल मैनेजर की तरफ देखा और कहा, चिंता मत करो, 3 मिनट के अंदर तुम्हारे अकाउंट में पूरा पैसा पहुंच जाएगा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं लुआ इतनी सी रकम अफोर्ड नहीं कर सकता? उसने गर्व से अपना सिर ऊंचा कर लिया, क्योंकि अब तक जब भी उसने ये ट्रिक इस्तेमाल की थी, मैं लगभग तुरंत उसके सामने झुक जाता था। उसके दिमाग में तो पहले से पूरा सीन चल रहा था। उसे पूरा भरोसा था कि सब कुछ खत्म होने के बाद मैं फिर एक लॉयल डॉग की तरह उसके पास वापस आऊंगा, रोते हुए उससे फॉरगिवनेस मांगूंगा और उसके पैरों में पड़ा रहूंगा। वह तो अपनी आंखों के सामने वो पूरा सीन इमेजिन भी कर चुका था। लुआ के पास खड़े हायोशिन को उसे देखकर थोड़ी सिंपैथी महसूस हुई। उसकी नजर में मेरे जैसा डिसनेस्ड इंसान मिलना लू युआ की जिंदगी का सबसे बड़ा दुर्भाग्य था। लेकिन हाउसिन ने जैसे ही पहली बार लू युआ को देखा था, उसी पल तय कर लिया था कि वह उसे अपना बनाएगा। आखिर उसके पास इन्वेस्टमेंट सिस्टम था, तो फिर उसके लिए माइटी चोंग फैमिली की हैसियत ही क्या थी? उसकी ये बातें सीधे लुआ के दिल पर लगीं। उसी मौके का फायदा उठाते हुए लुआ ने हायोसिन को अगले कुछ दिनों में साथ घूमने के लिए इनवाइट कर लिया। दोनों ने कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज की और जांगचुन को साथ में एक्सप्लोर करने का प्लान बना लिया। उधर होटल मैनेजर का चेहरा अब पूरी तरह काला पड़ चुका था, क्योंकि रिमेनिंग पेमेंट अब तक अकाउंट में नहीं आई थी। अब जाकर वहां मौजूद हर किसी को समझ आ गया कि मैं इस बार मजाक नहीं कर रहा था। यंग मास्टर चोंग सच में गुस्से में था। ये पहली बार है जब उसने अपनी फियांसी की बात मानने से मना किया है। प्लीज मुझे इस मामले में मत घसीटो, मैं इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर मुझे पहले पता होता कि ऐसा होने वाला है तो मैं कभी यहाँ आता ही नहीं। तुम मुझे बेच भी दो, तब भी मैं 1 मिलियन युआन नहीं जुटा पाऊंगा। लू, जो दूसरों की बातों को लेकर बेहद सेंसिटिव था, नेचुरली उन फुसफुसाहटों को सुन चुका था। उसका चेहरा कभी पीला पड़ रहा था तो कभी लाल हो रहा था, लेकिन उसके बगल में हायोशिन खड़ा था, इसलिए उसने खुद को किसी तरह कंपोज रखा। उसने ठंडी आवाज में कहा, कौन कहता है कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता? बस वेट करो, मैं एक फोन कॉल करता हूँ। ये कहते ही वह एक तरफ चला गया और तुरंत अपने फादर को कॉल किया। कॉल कनेक्ट होते ही उसने बिना किसी एक्सप्लेनेशन के ऑर्डर दिया, डैड अभी इसी वक्त मेरे अकाउंट में 30 मिलियन युआन ट्रांसफर करो। ये पैसे किस लिए चाहिए मत पूछना। दूसरी तरफ से आवाज आई, चोंग बाचुआन, मैं उसे नहीं जानता। ओल्ड मास्टर चोंग मर चुके हैं, इसका मुझसे क्या लेना देना? क्या मुझे सच में उनके फ्यूनरल में जाना पड़ेगा? फिर शायद कुछ और कहा गया, लेकिन लुआ ने तुरंत इम्पेशेंट होकर जवाब दिया, इनफ, इस बारे में और बात मत करो, मैं अगले कुछ दिनों तक बिजी हूँ। इन सालों में ल्यू फैमिली ने लगातार चंगयू ग्रुप का फायदा उठाकर काफी वेल्थ जमा कर ली थी और उनकी टोटल एसेट्स पहले ही 1 बिलियन युआन से ऊपर पहुंच चुकी थी। इसलिए ज्यादा देर नहीं लगी और 30 मिलियन युआन लुआ के अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। पैसा आते ही उसके चेहरे पर फिर से राहत दिखाई दी, लेकिन जैसे ही वह पलटकर वापस आया लाना, उसकी आंखें अचानक फैल गईं। लगभग सारे क्लासमेट्स, यहाँ तक कि उसके सबसे करीबी फ्रेंड्स भी चुपचाप वहां से निकल चुके थे। ये देखकर लुआ ने तुरंत हर चीज का ब्लेम मुझ पर डाल दिया। उसने मन ही मन कसम खाई कि जब तक मैं उसे वापस खुश करने के लिए कोई बहुत बड़ी कीमत नहीं चुकाऊंगा, तब तक वह मुझसे दोबारा कभी बात नहीं करेगा। उधर लंचान विला डिस्ट्रिक्ट के रिसेप्शन हॉल में पॉलिटिक्स और बिजनेस की दुनिया से आए कई इन्फ्लुएंशियल फिगर्स मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे। मेरे हाथ में अभी भी वही फोन था जिसकी कॉल कुछ ही पल पहले खत्म हुई थी और मेरी आंखों के अंदर दबा हुआ गुस्सा साफ जल रहा था। लियो युई की अरोगेंट आवाज पूरे हॉल में गूंज चुकी थी। वहां मौजूद हर प्रोमिनेंट गेस्ट ने साफ साफ सुन लिया था कि कैसे वह मुझे सबके सामने ऑर्डर दे रहा था, जैसे मेरी कोई डिग्निटी ही ना हो। एक व्यक्ति ने धीमे से कहा, ये फियांसे तो हद से ज्यादा अनरीजनेबल है।
दूसरे ने सिर हिलाते हुए कहा, ओल्ड मास्टर चून को अभी अभी गुजरे हुए इतना कम समय हुआ है और उसने उनकी हेल्थ तक नहीं पूछी। सबसे पहले उसने पैसे मांगे, उसे इस आदमी को एक शब्द बोलने का मौका तक नहीं दिया। तभी किसी और ने बड़बड़ाते हुए कहा, अगर मेरी डॉटर इन लॉ ऐसी होती तो मैं खुद उसे 2-4 बातें समझाकर सीधा कर देता। एक और व्यक्ति ने हैरानी से पूछा, आखिर चुंग बयान को ऐसी औरत से प्यार कैसे हो गया? क्या वो सच में इसके लायक थी? लेकिन तभी एक एल्डरली बिजनेसमैन हल्की मुस्कान के साथ बोला, मुझे लगता है ये शायद अच्छी बात है। कभी कभी इंसान तभी बदलता है जब वो पूरी तरह रॉक बॉटम पर पहुंच जाता है। अगर ये यंग मैन सच में बदल गया तो चंग यू ग्रुप को फिर किसी चीज की चिंता नहीं होगी। फ्यूनरल के लिए मंक्स लगातार स्क्रिप्चर्स चांट कर रहे थे, इसीलिए उनकी बातें लगभग उस आवाज में दब गईं, लेकिन उनके एक्सप्रेशंस देखकर मैं आसानी से समझ सकता था कि वे किस बारे में चर्चा कर रहे थे। तभी अचानक मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी, डिटेक्टेड की होस्ट की फियांसे ने चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी के साथ क्लोज कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश कर लिया है। अब आपके पास 3 चॉइसेस हैं। मेरी आंखें तुरंत चमक उठी। ये सिस्टम सच में जानता था कि मुझे क्या चाहिए। मैंने बिना किसी हेजिटेशन के थर्ड ऑप्शन चुन लिया, ल्यू यूए के साथ सभी रिश्ते पूरी तरह खत्म करना और ल्यू फैमिली को सब कुछ खोने पर मजबूर करना। सच कहूं तो सिस्टम के इस सजेस्टेशन के बिना भी मैं यही करने वाला था। मैं बस एक परफेक्ट एक्सक्यूज का इंतजार कर रहा था। ओरिजिनल स्टोरी के मुताबिक ल्यू यूई ओल्ड मास्टर चंग के फ्यूनरल में कभी आया ही नहीं था। इसके बजाय उसने वही समय हे ओशन के साथ खुशी खुशी घूमने में बिताया था। मुझे बस किसी भरोसेमंद आदमी को सीक्रेटली उनके पीछे लगाने की जरूरत थी, जो उन दोनों की साथ में फोटोज खींचे और फिर उन फोटोज को पब्लिकली रिलीज कर दे। उसके बाद मेरे पास एंगेजमेंट कैंसिल करने की पूरी वजह होगी। आखिर एक फ्यूचर डॉटर इन लॉ अपने फियांसे के फादर के फ्यूनरल को छोड़कर किसी दूसरे आदमी के साथ घूम रही थी। ऐसी बात सामने आते ही उसकी रेपुटेशन पूरी तरह बर्बाद हो जाती। जैसे जैसे मैं सोचता गया, मेरे दिमाग में पूरा प्लान साफ होता चला गया और जहां तक ल्यू फैमिली को डिस्ट्रॉय करके उन्हें बैंक्रप्सी की हालत तक पहुंचाने की बात थी, वो तो इससे भी आसान था। मुझे ओरिजिनल स्टोरी की हर डिटेल पता थी और मैं ल्यू फैमिली की हर डर्टी ट्रिक से वाकिफ था। उनके सारे सीक्रेट्स मेरे सामने खुले पड़े थे। उन्हें बर्बाद करना मेरे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होने वाला था। उसी वक्त लंचान विला का पूरा लेआउट मेरी आंखों के सामने अचानक बदल गया और देखते ही देखते वो एक मिनिएचर मैप में बदल गया। हवा में रंग बिरंगी एनर्जी की धाराएं ऐसे तैर रही थीं जैसे हवा के बीच बहती हुई रेत हो। कई साल पहले ओल्ड मास्टर चोंग ने भारी रकम खर्च करके एक फेंग शुई मास्टर को बुलाया था, जिसने इस विला का पूरा लेआउट डिजाइन किया था। आम लोगों की नजर में वो अरेंजमेंट काफी इंप्रेसिव था, लेकिन मेरी आंखों में उसकी कोई खास वैल्यू नहीं थी। मेरी गॉड लेवल फेंग शुई टेक्निक की वजह से मेरे पास ऐसे अनगिनत तरीके थे जिनसे मैं पूरी एस्टेट को दुनिया की सबसे पावरफुल फेंग शुई फॉर्मेशन में बदल सकता था। फेंग शुई मास्टरी के मामले में पूरी दुनिया में कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता था, यहाँ तक कि अपने सिस्टम वाले चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी का भी नहीं। मैंने चुपचाप शेन वॉर्निंग को अपने पास बुलाया और उसके कान में कुछ इंस्ट्रक्शंस फुसफुसा दिए। पहले उसके चेहरे पर कंफ्यूजन आया, फिर क्यूरियोसिटी और आखिर में उसके चेहरे पर एक ब्राइट स्माइल खिल गई। वो बार बार सिर हिलाकर मेरी बात से एग्री करती रही। कुछ ही देर बाद ल्यू यूई के पेरेंट्स फ्यूनरल होम पहुंच गए। जैसे ही शेन वॉर्निंग की नजर उन दोनों पर पड़ी, उसका चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। दोनों अपने चेहरे पर आई मुस्कान छिपाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। उन्हें देखकर कोई भी अनजान इंसान यही समझता कि वे फ्यूनरल में नहीं बल्कि किसी वेडिंग में आए हैं। मेमोरियल हॉल में एंटर करने से पहले ही उन्हें काउंटलेस बिजनेसमैन ने घेर लिया था, जो उनके सामने खुशामद करने के लिए बेचैन थे। कुछ साल पहले तक ये इन्फ्लुएंशियल लोग लू फैमिली की पहुंच से बहुत दूर थे, लेकिन जैसे ही उनकी बेटी ने मेरे साथ डेटिंग शुरू की, सब कुछ बदल गया था। लियो यूए के पेरेंट्स ने अपने चेहरे पर साफ दिखते प्राइड के साथ बस सामने मौजूद लोगों की तरफ सिर हिलाया, एक शब्द तक बोलने की जहमत नहीं उठाई और सीधे मेमोरियल हॉल की तरफ बढ़ गए। वहां उन्होंने मुझे कुछ देर फेक सिंपैथी दी और फिर लू की मदर ने कैजुअली कहा, वो कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट काफी समय से डिलेड है, बाद में टाइम निकालकर उसे हैंडल कर देना। ये सुनते ही चंग फैमिली के साथ कोऑपरेशन की उम्मीद लगाए बैठे कई डिस्ट्रीब्यूटर्स अंदर ही अंदर बेहद नाराज हो गए। ल्यू फैमिली की प्राइसेस मार्केट एवरेज से ज्यादा थीं, जबकि उनके मटेरियल्स की क्वालिटी भी घटिया थी। लेकिन मेरी पिछली ऑब्सेशन विद लियू युआ की वजह से चेंगू ग्रुप बार बार उन्हें बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स सौंपता आया था। पहले तो लियू युआ की सिर्फ एक बात ही काफी होती थी और चंगयू ग्रुप प्रैक्टिकली पैसा उठाकर लियू फैमिली के हाथों में रख देता था। वहां मौजूद हर किसी को पूरा यकीन था कि ये कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट भी इस बार लियू फैमिली को ही मिलने वाला है। लेकिन इस बार मैंने सिर उठाकर उनकी तरफ देखना तक जरूरी नहीं समझा। बिल्कुल शांत आवाज में मैंने कहा,
आज मेरे फादर का फ्यूनरल है, मैं आज बिजनेस डिस्कस नहीं करना चाहता, किसी और दिन बात करेंगे। मेरी बात सुनते ही लू की मदर का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। वो भड़क कर बोली, मेरी डॉटर तुमसे शादी करने के लिए तैयार है, यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, ज्यादा एटीट्यूड मत दिखाओ। तभी शन वनिंग आगे बढ़ी और ठंडी आवाज में बोली, मिस लियू ने आज यहाँ आने की भी जहमत नहीं उठाई, फिर भी यंग मास्टर बिचुअन ने एक बार भी शिकायत नहीं की, आपको यहाँ ड्रामा करने का क्या अधिकार है? ये सुनते ही लियू की मदर ने गुस्से में उसकी तरफ उंगली उठाई और चिल्लाई, यू ए के तुम्हारे फैमिली में शादी करके आने के बाद इस औरत को तुरंत फायर कर देना। मैं इसे दोबारा अपनी बेटी के सामने नहीं देखना चाहती। उसका एटीट्यूड इतना एग्रेसिव था कि उसे मेरी जरा भी रिस्पेक्ट नहीं थी। मेमोरियल हॉल के सामने हो रही इस आर्ग्यूमेंट ने तुरंत फ्यूनरल में मौजूद सभी गेस्ट्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। यहाँ तक कि जोंग चोंग की बाकी 3 ग्रेट फैमिलीज के हेड्स भी इस सीन को देखने लगे, जिनका इन्फ्लुएंस चोंग फैमिली के बराबर माना जाता था। ओल्ड मास्टर कांग, ओल्ड मास्टर डोंग और ओल्ड मास्टर चेन ने ये पूरा सीन देखा तो लियू फैमिली की तरफ देखकर मॉकिंग स्माइल किया और फिर मेरी तरफ पीटी भरी नजरों से देखने लगे। ओल्ड मास्टर कांग ने गहरी सांस लेते हुए कहा, एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी एम्पायर खड़ी करने में लगा देता है, लेकिन एक नालायक डेस्केंड उसे पल भर में बर्बाद कर सकता है। मुझे सच में ओल्ड मास्टर चोंग के लिए अफसोस है। ओल्ड मास्टर चेन ने बेबसी से सिर हिलाते हुए कहा, मैं उनके गुजरने के बाद से उनका क्लोज फ्रेंड रहा हूँ। पहले मेरा इरादा था कि उनके बेटे की मदद करूं, लेकिन अब लगता है कि इसे बचाना ही नामुमकिन है। ऐसे इन लॉज के साथ तो 10 चोंग फैमिलीज भी टिक नहीं पाएंगी। सिर्फ ये इन्फ्लुएंशियल गेस्ट्स ही मुझे नीची नजर से नहीं देख रहे थे। चंग यू ग्रुप के कई वेटरन एग्जीक्यूटिव्स ने भी अपने नए चेयरमैन से पूरी तरह उम्मीद खो दी थी। उन सबका मानना था कि लियू फैमिली में इतनी एरोगेंस सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि मैंने उन्हें जरूरत से ज्यादा सिर पर चढ़ा रखा था। उन्हें क्या पता था कि मैं अब पहले वाला इंसान नहीं रहा था। शुरुआत में मेरा इरादा अपने फादर के फ्यूनरल में कोई ट्रबल क्रिएट करने का बिल्कुल नहीं था, लेकिन जैसे ही लू की मदर ने शनवानिंग को टारगेट किया, मेरे अंदर का गुस्सा अब और कंट्रोल नहीं हो सका। मैं अचानक अपनी जगह से खड़ा हो गया और सीधे उसकी आंखों में देखने लगा। मेरी नजर इतनी शार्प थी जैसे अनगिनत सोर्ड्स एक साथ उसके दिल को भेद रही हूँ। मैंने ठंडी आवाज में पूछा, तुम चाहती हो कि मैं इसे आज ही हैंडल करूं, है ना? ठीक है, मैं तुम्हें बिल्कुल वही दूंगा जो तुमने मांगा है। फिर मैंने वहां खड़े एक एग्जीक्यूटिव की तरफ देखा और आदेश दिया, शाओ डोंग को बुलाओ। सूट पहने एक मिडिल एज मैन तुरंत कंफ्यूजन के साथ आगे आया और बोला, चेयरमैन मैं यहाँ हूँ। मैंने बिना किसी इमोशन के कहा, पूरे चंगयू ग्रुप को तुरंत इन्फॉर्म करो, कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट अब परमानेंटली लियू फैमिली से जुड़ी हर कंपनी के लिए बंद है। इतना ही नहीं, लियू फैमिली के साथ चल रही हर एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप तुरंत टर्मिनेट कर दो और उनकी जगह नए बिजनेस पार्टनर्स चुनो। शियाओ डोंग वहीं जम गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया, जैसे उसे यकीन ही ना हो रहा हो कि उसने सही सुना है। आखिर जब से मेरी मुलाकात लुआ से हुई थी, तब से चंगयू ग्रुप का प्रैक्टिकली हर प्रोजेक्ट मेरी ऑर्डर्स की वजह से लू फैमिली के लिए खुला हुआ था। मैंने शांत नजरों से उसकी तरफ देखा और पूछा, कोई प्रॉब्लम है? मेरी बात सुनते ही उसने तुरंत अपनी कमर सीधी की और एक्साइटमेंट में लगभग चिल्लाते हुए कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं चेयरमैन, मैं गारंटी देता हूँ कि टास्क पूरी तरह कंप्लीट होगा। उसकी आवाज इतनी इमोशनल थी कि उसकी आंखों में आंसू तक आ गए। सालों से उसने अपनी आंखों के सामने लियू फैमिली को चोंगयू ग्रुप से पैरासाइट्स की तरह चिपक कर फायदा उठाते देखा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। आज उसकी सालों की सारी फ्रस्ट्रेशन आखिरकार बाहर निकलने का मौका पा गई थी। उसी वक्त मेरा अचानक लिया गया डिसीजन पूरे फ्यूनरल हॉल को शॉक में डाल गया। हर प्रोमिनेंट गेस्ट ने अपनी बातचीत रोक दी। लियो यूए के पेरेंट्स के तो दिल की धड़कन ही जैसे एक पल को रुक गई। उनके चेहरों पर जमी स्मग स्माइल्स धीरे धीरे गायब होने लगी और उनके होंठ कांपने लगे। मेरा ये ट्रांसफॉर्मेशन उन्हें पूरी तरह ऑफ गार्ड कर चुका था और दोनों के पास बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं बचे थे। कुछ ही पल बाद लू की मदर ने अचानक अपना चेस्ट पकड़ लिया, जैसे गुस्से में उसका कलेजा फटने वाला हो। कांपती उंगली से मेरी तरफ इशारा करते हुए वो चिल्लाई, ये कैसी बकवास कर रहे हो? ऐसी बात बोलने से पहले इसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोच लो। लू के फादर का चेहरा भी गुस्से से काला पड़ गया। उसने चेतावनी देते हुए कहा, बिचवान, यहाँ इतने सारे लोग देख रहे हैं, खुद को मजाक मत बनाओ। मैं बिल्कुल शांत होकर उनकी तरफ बढ़ा। मेरी आंखों में सिर्फ आइस इंडिफरेंस थी। मैंने दोनों को देखते हुए कहा, खुद को मजाक कौन बना रहा है? तुम लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे फादर के मेमोरियल के सामने मुझे थ्रेटन करो? तुम चाहती हो कि मैं शनवानिंग को फायर कर दूं? तुम्हें किसने ये अधिकार दिया? मेरी पेशेंस की भी एक लिमिट है। तुम दोनों का यहाँ स्वागत नहीं है। इस मेमोरियल हॉल से तुरंत निकल जाओ। अगर खुद नहीं जाओगे तो मुझे किसी को बुलाकर तुम्हें बाहर फेंकने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरी बात खत्म होते ही पूरा फ्यूनरल होम जैसे फट पड़ा। 100 से ज्यादा गेस्ट्स आपस में डिसबिलीफ में फुसफुसाने लगे। क्या ये सच में वही फेमस यंग मास्टर चोंग है? कहीं मैं गलत तो नहीं देख रहा? ये अचानक ऐसा कब से हो गया? हर कोई स्टंट था।
क्योंकि मैं उन्हें पूरी तरह एक अलग इंसान लग रहा था। यहाँ तक कि मुझे देखकर लोगों को पहली बार लगा कि मैं सच में हैंडसम दिखता हूँ, बिल्कुल किसी नॉवल से निकले डोमिनेटिंग सीईओ जैसा। किसी ने एक्साइटमेंट में धीमे से कहा, डैम एग्जैक्टली ऐसा ही होना चाहिए। दूसरा तुरंत अग्री करते हुए बोला, जी शायद, सच में ये देखकर तो मजा आ गया। आखिर वो 100 बिलियन यूएन की एम्पायर का हेयर है, वो दो नोबडीज को अपने सिर पर कैसे चढ़ने दे सकता है। किसी और ने तिरस्कार से हंसते हुए कहा, वेल सेड, एक छोटी सी कंपनी जो सिर्फ चोंग यू ग्रुप की वजह से पैसा कमाती है, वही अपने बेनिफिक्टर को लेक्चर देने की हिम्मत कर रही थी। इन्हें तो यही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए था। एक और व्यक्ति ने तुरंत कहा, मैं तो लिू यूई के पेरेंट्स से काफी समय से परेशान था। चंग फैमिली पर डिपेंड करना शुरू करने के बाद से ही ये लोग खुद को बाकी सबसे ऊपर समझने लगे थे। अच्छा हुआ यंग मास्टर चोंग ने आखिरकार अपने लिए स्टैंड लिया। आसपास मौजूद सभी एलिट्स की नजरें अब लिू युआ के पेरेंट्स पर टिक चुकी थीं। उनकी आंखों में अम्यूजमेंट था और वे दोनों को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई क्लाउन तमाशा कर रहा हो। लिू के फादर का गुस्सा अब अपनी हद पार कर चुका था। उसकी आंखें रेज से लगभग बाहर निकलने को थीं। उसने मेरी तरफ उंगली उठाई और दहाड़ते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई अपने एल्डर से इस तरह बात करने की? तुम्हारे अंदर ना मैनर्स हैं, ना ही कोई रिस्पेक्ट। मुझे सच में समझ नहीं आता कि तुमने इसमें आखिर ऐसा क्या देखा था। लिू की मदर का चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी रो पड़ेगी। उसने दुखी होने का नाटक करते हुए शिकायत की, मेरी डॉटर ने तुम्हें कभी इतना पसंद किया ही नहीं था। अगर मैं पीछे से तुम्हारे बारे में अच्छी अच्छी बातें न करती तो वो कभी इस एंगेजमेंट के लिए तैयार ही नहीं होती। और अब जैसे ही तुम चेयरमैन बने, तुमने तुरंत हमसे मुंह मोड़ लिया। मैं घर पहुंचते ही उसे आज की पूरी घटना बताऊंगी, लेकिन अगर तुम अभी इसी वक्त हमारे सामने घुटनों पर बैठकर अपॉलोजी मांग लो तो शायद अभी भी इस रिश्ते को बचाने की गुंजाइश है। उन्हें पता था कि पुराना माँ लिू युआ की कितनी परवाह करता था, इसलिए वे उसी कमजोरी का इस्तेमाल करके मुझे घुटनों पर झुकने के लिए प्रेशर कर रहे थे। अगर मैं अभी भी ओरिजिनल चुंग बचवान होता तो शायद सच में एक पल के लिए हेजिटेट करता, लेकिन अब मैंने बस अपने बॉडीगार्ड्स की तरफ देखा। 4 हेविली बिल्ट मैन तुरंत आगे आए और लियो युआई के पेरेंट्स को चारों तरफ से घेर लिया। जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि अब उन्हें फोर्सफुली बाहर निकाला जाने वाला है, लू के फादर के होश उड़ गए। उसने मुझ पर नफरत भरी नजर डाली, फिर जल्दी से अपनी वाइफ का हाथ पकड़ा और एग्जिट की तरफ पीछे हटने लगा। जाते जाते वो गुस्से में बोला, ठीक है चौंग बान, बेहतर होगा कि तुम कभी युआई के सामने फॉरगिवनेस मांगने मत आना। ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। दोनों ने शर्म से सिर झुका लिया और जल्दी जल्दी फ्यूनरल होम से बाहर निकल गए। उनके जाते ही मैंने बाकी सभी लोगों की तरफ देखा और अपोलोजेटिक स्माइल के साथ कहा, आप सबको ये एम्बैरेसिंग सीन देखना पड़ा, उसके लिए मैं जेन्युइनली सॉरी हूँ। ओल्ड मास्टर चैन गर्मजोशी से हंसे और बोले, आजकल के यंग पीपल भी कमाल हैं। सच कहूँ तो मैं तो बस इसी मौके का इंतजार कर रहा था कि तुम शेन वॉर्निंग को फायर करो ताकि मैं उसे ओपनली रिक्रूट कर सकूं। मैं भी हंस पड़ा और जवाब दिया, ओल्ड मास्टर चेन, उस आइडिया को भूल ही जाइए। जब तक मैं यहाँ हूँ आपको शेन वॉर्निंग को ले जाने का मौका कभी नहीं मिलेगा। पास खड़ी शेन वॉर्निंग ये सब सुनकर ऐसी इमोशंस महसूस कर रही थी जिन्हें शब्दों में बयान करना मुश्किल था। मैंने सिर्फ उसकी प्रोटेक्शन के लिए खुलेआम लियू फैमिली के खिलाफ स्टैंड लिया था। उस पल उसे पहली बार लगा कि इतने सालों से चोंग फैमिली के लिए उसने जो लॉयल्टी दिखाई थी और जितनी मेहनत की थी, वो सब आखिरकार वर्थ इट थी। उधर जुंगचोंग में ये खबर आग की तरह फैल गई कि चंग यू ग्रुप ने ऑफिशियली लियू फैमिली के साथ अपनी सारी कोऑपरेशन टर्मिनेट कर दी है। मटेरियल सप्लायर्स, मैन्युफैक्चरर्स और काउंटलेस बिजनेस पार्टनर्स ने तुरंत लियू फैमिली को कॉल्स करना शुरू कर दिया और अपने पेंडिंग पेमेंट्स की डिमांड करने लगे। इतनी बड़ी कंपनीज के पास आमतौर पर बहुत ज्यादा कैश रिजर्व नहीं होता था, क्योंकि ज्यादातर पेमेंट्स प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होने के बाद सेटल किए जाते थे। इसी वजह से लियू फैमिली पर सप्लायर्स का पहले से ही बहुत बड़ा कर्ज था। अब जैसे ही चंगयू ग्रुप ने उनसे सपोर्ट वापस लिया, हर क्रेडिटर को डर लगने लगा कि लियू फैमिली जल्द ही कोलैप्स कर जाएगी और अपने डेट्स चुका नहीं पाएगी। एक के बाद एक क्रेडिटर्स उनके घर पहुंचने लगे और पैसे की डिमांड करने लगे। लियू के फादर ने अपने लगातार बजते फोन को घूरा। उसका चेहरा हर गुजरते पल के साथ और बदसूरत होता जा रहा था। पहली बार उसे सच में पैनिक महसूस हुआ। आखिरकार उसने फोन ही स्विच ऑफ कर दिया। आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड। लेकिन लियू की मदर इतनी लकी नहीं थी। घर जाते पूरे रास्ते उसका फोन लगातार बजता रहा, मगर उनकी कार विला तक पहुंचती उससे पहले ही दोनों ने देखा कि एंट्रेंस पर काउंटलेस लग्जरी कार्स खड़ी थीं। क्रेडिटर्स ने अनबिलीवेबल स्पीड से एक्शन लिया था। जैसे ही चोंग यू ग्रुप के साथ उनका रिश्ता खत्म होने की खबर फैली, वे पूरी नेबरहुड को घेर कर खड़े हो गए थे और अंदर जाने या बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। लियू के फादर ने घबराकर ड्राइवर को ऑर्डर दिया, कार घुमाओ, किसी होटल चलते हैं। होटल में चेक इन करने के बाद दोनों को पहली बार एहसास हुआ कि चोंग यू ग्रुप का सपोर्ट खोने के कॉन्सिक्वेंसेस कितने टेरिफाइंग हो सकते थे। लियू की मदर ने नर्वस होकर पूछा, काबा क्या आज हमने कुछ ज्यादा ही कर दिया? क्या बिचवान सच में इतना पेटी हो जाएगा? लियू के फादर के दिल में भी बेचैनी थी। उसने भारी आवाज में कहा, काश हमारी डॉटर आज फ्यूनरल में आई होती। अगर वो वहाँ
मौजूद होती तो बिचवान कभी हमसे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं करता। लियू की मदर ने तुरंत सिर हिलाकर अग्रीमेंट जताया और फिर लियू यूआई को कॉल कर दिया। कॉल कनेक्ट होते ही उसने रोती हुई आवाज में कहा, यूआई, क्या तुम्हें पता है आज चोंगबान ने हमारे साथ क्या किया? इसके बाद उसने पूरी घटना को बढ़ा चढ़ाकर सुनाया। उसने खुद को और अपने हस्बैंड को हेल्पलेस विक्टिम्स की तरह पेश किया और मुझे ऐसा मॉन्स्टर बना दिया जैसे मैंने कोई अनफॉरगिवेबल क्राइम किया हो। आखिर में उसने गंभीर आवाज में वार्निंग दी, ध्यान से सुनो, अगर वो अगले कुछ दिनों में तुमसे अपोलॉजी मांगने आए तो उसे इतनी आसानी से फॉरगिव मत करना। उसे हमारे सामने लेकर आना और उससे घुटनों पर बैठकर अपोलॉजी करवाना, तभी आज की ह्यूमिलिएशन का हिसाब बराबर होगा। उसी वक्त डिज्नीलैंड के अंदर लियू यूई ने अभी अभी कॉल खत्म किया था। उसके चेहरे पर कुछ पल के लिए डार्कनेस छा गई, लेकिन जैसे ही उसने हाइशिन को 2 आइसक्रीम्स लेकर अपनी तरफ लौटते देखा, उसके चेहरे की मुस्कान तुरंत वापस आ गई। हाइशिन ने कुछ गड़बड़ महसूस कर ली और धीरे से पूछा, ओआ, क्या कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है? उसने तुरंत सिर हिलाकर कहा, वो नहीं, कुछ नहीं है, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है। हाय ओशनन ने कॉन्फिडेंस से मुस्कुराते हुए कहा, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बताना, तुम जितना समझती हो मैं उससे कहीं ज्यादा केपेबल हूँ। लुआ ने स्वीट स्माइल के साथ कहा, तुम सच में अमेजिंग हो ई ओशन, कल हम यॉन चलते हैं। इसके बाद दोनों खुशी खुशी अम्यूजमेंट पार्क में साथ साथ घूमते रहे। पूरे आउटिंग के दौरान हायोशिन ने कैजुअली ये भी हिंट दिया कि पावरफुल चेन फैमिली और जेंग चोंग तक उस पर फेवर्स का कर्ज रखते हैं, इसलिए लियो यूआई को किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन उन दोनों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि हिडन कैमरास पहले ही चारों तरफ लगा दिए गए थे और उनकी हर इंटीमेट मोमेंट को चुपचाप रिकॉर्ड कर रहे थे। अगले दिन ओल्ड मास्टर चोंग के कोफिन को जेंग चोंग के आउटस्कर्ट्स में मौजूद यूसन सीनिक एरिया ले जाया गया। यूसन एक बेहद फेमस माउंटेन था जिसका इतिहास भी काफी पुराना था और जो भी जेंग चेन आता था आखिरकार इस जगह पर जरूर आता था। इतनी प्रेस्टिजियस जगह पर ब्यूरियल प्लॉट ऑन करने के लिए सिर्फ वेल्थ ही काफी नहीं थी, बल्कि ट्रेमेंडस इन्फ्लुएंस और पावरफुल कनेक्शंस भी चाहिए थे। सौभाग्य से ओल्ड मास्टर चंग ने कई साल पहले ही यहाँ एक प्लॉट खरीद लिया था। माउंटेन की पीक पर खड़े होते ही मेरी आंखों में हल्की चमक उभरी। पूरे यूसान में फैली हर फेंग शुई वेन मेरे सामने अनगिनत ग्लोविंग थ्रेड्स की तरह खुल गई, जो पूरे लैंडस्केप में दूर दूर तक फैली हुई थी। मैंने हर डिटेल को ध्यान से एग्जामिन किया और जल्द ही समझ गया कि जो बेरियल साइट चुनी गई थी वो बस एवरेज थी। ये बेस्ट लोकेशन के आसपास भी नहीं थी। किसी फैमिली का एंसेस्ट्रल टूम्ब उसकी आने वाली जनरेशंस की प्रॉस्पेरिटी और फॉर्चून पर सीधा असर डालता था। ऐसी चीज को कैजुअली हैंडल करना बिल्कुल सही नहीं था। मैंने हल्का सा भौहें सिकोड़ते हुए शेन वॉर्निंग की तरफ देखा और पूछा, ये ब्यूरियल साइट किसने सेलेक्ट की? उसने ऑनेस्टली जवाब दिया, डोंग फैमिली ने इसे अरेंज करने में मदद की थी। उन्होंने हाउसिन नाम के एक फेंग शुई एक्सपर्ट को बुलाया था जिसने ये लोकेशन चूज की। फिर उसने चिंता से पूछा था, यंग मास्टर, क्या कोई प्रॉब्लम है? जैसे ही मैंने वो नाम सुना, मेरी आंखों के अंदर एक कोल्ड लाइट चमक उठी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि प्रोटैगनिस्ट इतनी जल्दी चेन फैमिली के साथ कनेक्शंस बना लेगा। जोंगकिंग में अपनी जगह बनाने के लिए हौसिन ने इस फेंग शुई साइट को सिलेक्ट करते वक्त साफ तौर पर अपनी एबिलिटीज का काफी इस्तेमाल किया था। अफसोस, मेरी नजर में उसकी फेंग शुई की अंडरस्टैंडिंग अभी भी सिर्फ मीडियोर लेवल की थी। मैंने बिल्कुल शांत स्वर में कहा, ये ब्यूरियल साइट बस एवरेज है, इस पर इतना पैसा खर्च करना पूरी तरह वेस्ट है। आधे अधूरे नॉलेज वाले किसी इंसान को दूसरों को मिसलीड नहीं करना चाहिए। ओल्ड मास्टर चेन को इन्फॉर्म करो कि उन्होंने गलत इंसान पर भरोसा किया है। आगे से उन्हें हे ओशन से डिस्टेंस बनाकर रखना चाहिए और सबको अभी काम रोकने के लिए कहो। मुझे एक बेहतर ब्यूरियल साइट चुनने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। चिंता मत करो, इससे फ्यूनरल डिले नहीं होगा। मेरी आंखों के सामने यूसान की गहराइयों में अचानक एक खास लोकेशन उभर कर सामने आई। वहाँ काउंटलेस मिस्टीरियस एनर्जी स्ट्रीम्स एक जगह कन्वर्ज हो रही थी और धीरे धीरे एक यंग किलिन का आकार ले रही थी। अगर टेरेन में बस कुछ छोटे एडजस्टमेंट्स किए जाएं तो ये जगह एक सुप्रीम फेंग शुई फॉर्मेशन में बदल सकती थी, जो हजारों माउंटेन्स और काउंटलेस लैंड से फॉर्चून को खींचकर यहाँ जमा करने की क्षमता रखती थी। शेन वार्निंग मेरी तरफ डिसबिलीफ में देखती रह गई। उसके मन में एक सवाल उठा, क्या यंग मास्टर, जो हमेशा लेजी और इररिस्पॉन्सिबल दिखाई देता था, सीक्रेटली इतने सालों से फेंग शुई की स्टडी कर रहा था? वो पिछले 5 साल से चंग फैमिली के लिए काम कर रही थी। जब से उसने पहली बार मुझे देखा था, उसने ओरिजिनल चोंगबान को सिर्फ अपना समय पार्टिंग और बाहर फूलिंग अराउंड में बर्बाद करते ही देखा था। इसी वजह से वो हमेशा उसे मन ही मन नीची नजर से देखती थी। लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि उसका जजमेंट कितना शैलो था। कल मेरे अचानक बदल जाने के बाद से मेरे अंदर की हर चीज अलग लग रही थी। मैं किसी इनकॉम्पिटेंट प्ले बॉय से बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे मैं शुरू से ही अपनी इंटेलिजेंस और एबिलिटीज को जानबूझकर छिपा कर रखे हुए था। शेन वॉर्निंग ने आगे कोई सवाल
सवाल नहीं पूछा। उसने बेरियल साइट बदलने के मेरे डिसीजन पर भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। उसकी नजर में ये चंग फैमिली का प्राइवेट मैटर था और इस मामले में डिसीजन लेने का पूरा अधिकार मेरा था, चाहे मैं ओल्ड मास्टर चोंग को कहीं बिल्कुल अलग जगह दफनाने का फैसला ही क्यों ना करता। फैमिली की स्टीवर्ड होने के नाते शेन वॉर्निंग का उस डिसीजन में इंटरफियर करना कोई अधिकार नहीं था। मैं उस जगह पहुंचा जहां यंग खिलिन की एनर्जी इकट्ठा हो रही थी और सबसे पहले आसपास मौजूद सभी ऑब्स्टिकल्स हटाने का ऑर्डर दिया। इसके बाद मैंने शिनान को लैंड ओनर से कांटेक्ट करने के लिए कहा और उसी वक्त वो प्लॉट खरीद लिया। सारी प्रिपरेशंस पूरी होने के बाद मैंने खुद फेंगशुई फॉर्मेशन को एडजस्ट करना शुरू कर दिया। आधे दिन से भी कम समय में मुझे अपने ब्लड लाइन की गहराइयों से हेवन एंड अर्थ एनर्जी की धाराएं बहती हुई साफ महसूस होने लगी। जैसे जैसे समय गुजरता गया और फॉर्मेशन धीरे धीरे स्टेबलाइज होती गई, वो मिस्टीरियस एनर्जीज हर पल और भी पावरफुल और प्रोफाउंड होती चली गईं। उधर लियू युई के पेरेंट्स ने अपनी जिंदगी का चयन पूरी तरह खो दिया था। लगातार कई रातों से उन्हें स्लीपिंग पिल्स के बिना नींद तक नहीं आ रही थी। डेट कलेक्टर्स उनके हाइडिंग प्लेसेस तक खोज चुके थे, जिसकी वजह से उन्हें बार बार होटल्स बदलने पड़ रहे थे। लियू की मदर को ऐसा लग रहा था जैसे कुछ ही दिनों में वो कई साल बूढ़ी हो गई हो। जब भी उसे चोंगयू ग्रुप का सपोर्ट खोने और मेरा बैकिंग उनके पीछे ना होने का ख्याल आता, उसके सामने टेंस ऑफ बिलियंस युएन का वो डेट घूमने लगता जो पूरी लियू फैमिली को कुचलने वाला था। लू के फादर की हालत भी खराब थी। वो एक पल के लिए भी चैन से नहीं बैठ पा रहा था। ऐसा लगता था जैसे उसके पूरे शरीर में हजारों नीडल्स चुभ रही हों। शुरुआत में जो थोड़ी बहुत काल्मनेस उनके अंदर थी, वो अब पूरी तरह गायब हो चुकी थी और उसकी जगह ओवरवेलमिंग पैनिक ने ले ली थी। अब जाकर उन्हें सच में समझ आया था कि चोंगयू ग्रुप से रिश्ता टूटना लियू फैमिली के लिए ऐसी डिजास्टर थी जिससे बच पाना लगभग इम्पॉसिबल था। सालों से उन्होंने मेरे इन्फ्लुएंस का गलत फायदा उठाकर फेक कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए थे, अग्रीमेंट्स वायोलेट किए थे और चोंगयू ग्रुप से काउंटलेस बेनिफिट्स निचोड़कर अपने पॉकेट्स भरे थे। अगर इन सब की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होती तो उन्हें अपनी बाकी की जिंदगी प्रिजन में बितानी पड़ सकती थी। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं चीजों को इतनी रूथलेसली आगे तक ले जाऊंगा। आखिरकार लियू की मदर अपना गुस्सा और सह नहीं पाई और उसने लियू युई को कॉल कर दिया। कॉल कनेक्ट होते ही वो फट पड़ी, तुम एहसान फरामोश लड़की, अभी तक घर वापस नहीं आई, हमारा पूरा फैमिली बर्बाद होने वाला है। अगर बिचुअन तुम्हें ढूंढने नहीं आ रहा तो तुम खुद उसके पास क्यों नहीं जा रही? क्या तुम अपना प्राइड निगल नहीं सकती? तो क्या तुम्हारे फादर और मैं उसके सामने घुटनों पर बैठे? ठीक है, अब तुम भी मुझे गुस्सा दिलाने लगी हो, ऊपर से तुमने मेरा फोन तक काट दिया। फोन से आती डिस्कनेक्टेड टोन सुनते ही उसकी आंखों में गुस्सा जैसे आग बनकर भड़क उठा। जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा इन्फ्लुएंशियल लोगों ने कंफर्म करना शुरू किया कि लियू फैमिली को मैंने सच में छोड़ दिया है, उन सभी लोगों ने जो कभी उनके साथ बिजनेस करते थे तुरंत उनसे डिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि उनके पुराने एनिमीज ने भी इस मौके का फायदा उठाकर उनके क्लाइंट्स और बिजनेस छीनने शुरू कर दिए। डेट कलेक्टर्स ने पूरे जोंग चांजिंग में लियू फैमिली को ढूंढने के लिए हर जगह छान मारी। वे लियू फैमिली के पीछे ऐसे पड़े थे जैसे किसी वांटेड क्रिमिनल का शिकार कर रहे हो। अगर अगले कुछ दिनों में लियू युई खुद मेरे पास आकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता तो लियू फैमिली का पूरी तरह खत्म होना तय था। अपने फादर के फ्यूनरल की सारी अरेंजमेंट्स हैंडल करने के बाद आखिरकार मैं चंगयू ग्रुप के हेडक्वार्टर्स पहुंचा और तुरंत हर एग्जीक्यूटिव और सीनियर मैनेजर को इमरजेंसी मीटिंग में बुलाने का ऑर्डर दिया। आधे घंटे बाद कंपनी की पूरी अपर मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंच चुकी थी। हर कोई जानता था कि कोई नया चेयरमैन आते ही ड्रामेटिक चेंजेस करता है, इसलिए पूरे रूम का एटमॉस्फेयर बेहद टेंस था। सबसे आखिर में कंपनी का सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर हु जुए पहुंचा। वो एक छबी मिडिल एज्ड मैन था और ओनरशिप के मामले में सिर्फ मेरे बाद दूसरे नंबर पर था। पुराने दिनों में उसने मेरे फादर के साथ मिलकर चंगयू ग्रुप को खड़ा किया था, इसलिए सीनियरिटी के हिसाब से मुझे उसे अंकल ह्यू कहना चाहिए था। लेकिन मैं सच्चाई जानता था। शुरुआती सालों में उसने सच में बहुत मेहनत की थी, लेकिन जैसे जैसे चंगयू ग्रुप जोंग की डोमिनेंट कंपनी बनती गई, ग्रीड ने धीरे धीरे उसे पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया। वो अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल करके कंपनी के फंड्स को सीक्रेटली अपने पॉकेट्स में ट्रांसफर करता रहता था। हु जोए आराम से अपनी सीट पर बैठा, फिर इत्मीनान से अपनी आंखें बंद कर ली और बोला, बाय चुआन, ये सब क्या चल रहा है? इतनी बड़ी फस क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने बस उसकी तरफ एक नजर डाली, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। जब सब लोग अपनी अपनी सीट्स पर आ चुके तो मैं खड़ा हुआ और बोला, अब जबकि सब लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं चेयरमैन के तौर पर चंगयू ग्रुप के नए डिसीजंस अनाउंस करना शुरू करता हूँ।
हूँ। बिना किसी फॉर्मेलिटीज में एक भी सेकंड वेस्ट किए मैं सीधे मुद्दे पर आ गया। फर्स्ट डिसीजन, लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट के चेन लवान अब नए एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट होंगे। लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट के कई कांगजोंग प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट के जनरल मैनेजर बनेंगे। मार्केटिंग डिपार्टमेंट की सुलीवा फाइनेंस डिपार्टमेंट की जनरल मैनेजर होंगी। मेरे डिसाइसिव वर्ड्स कॉन्फ्रेंस रूम में थंडर की तरह गूंज उठे और देखते ही देखते पूरे टॉप फ्लोर में केओस मच गया। एक दर्जन से ज्यादा एग्जीक्यूटिव्स एक्साइटमेंट में अपनी सीट से उछलकर खड़े हो गए। जिन लोगों को मैंने प्रमोट किया था वे सभी वेटरन एम्प्लॉयज थे जिन्होंने कई सालों तक मेरे फादर के साथ पूरी लॉयल्टी से काम किया था। उनकी लॉयल्टी पर कभी सवाल नहीं उठा था और चंगयू ग्रुप आज जिस पोजीशन पर खड़ी थी उसमें उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। लेकिन जब मेरे फादर की हेल्थ गंभीर रूप से बिगड़ गई तब इन सभी वेटरन एम्प्लॉयज को जानबूझकर सप्रेस किया गया और इंपॉर्टेंट पोजीशन से हटाकर इनसिग्निफिकेंट लॉजिस्टिक्स रोल्स में भेज दिया गया, जहां वे प्रैक्टिकली आइडल एम्प्लॉयज बनकर रह गए थे। आज अचानक उनके साथ सब कुछ बदल चुका था। हर किसी के चेहरे पर शौक और खुशी दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। एक वेटरन एम्प्लॉय ने भावुक होकर कहा, थैंक यू चेयरमैन, मैं कंपनी के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दूंगा। दूसरे की आंखों में आंसू भर आए। मैंने इतने सालों से इस दिन का इंतजार किया है। वेटरन एम्प्लॉयज के चेहरे एक्साइटमेंट से लाल हो चुके थे और उनकी आंखों में टीयर्स साफ झलक रहे थे। मैंने शांत होकर सिर हिलाया और कहा, प्लीज बैठ जाइए, अब कंपनी के सेकंड डिसीजन की बारी है। कॉन्फ्रेंस रूम में तुरंत सन्नाटा छा गया। मैंने बिना किसी इमोशन के अगला अनाउंसमेंट किया। फॉर्मर एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट सूडकोंग को अपनी अथॉरिटी का दुरुपयोग करने और कंपनी एसेट्स का एम्बेजलमेंट करने के आरोप में इसी वक्त डिसमिस किया जाता है। चुंग यू ग्रुप उसके खिलाफ फुल लीगल एक्शन भी परस्यू करेगा। फॉर्मर प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट मैनेजर चेन योंग ने एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट के साथ मिलकर पर्सनल प्रॉफिट के लिए कॉन्फिडेंशियल कंपनी इंफॉर्मेशन चोरी की। उसे भी तुरंत डिसमिस किया जाता है और उसके खिलाफ लीगल प्रोसिक्यूशन शुरू की जाएगी। इसके बाद मैंने एक के बाद एक कंपनी की पोजीशंस पर बैठे 20 से ज्यादा एग्जीक्यूटिव्स के नाम अनाउंस किए। उन सभी का ल्यू फैमिली से क्लोज कनेक्शन था। मेरे पुराने ब्लाइंड ट्रस्ट का फायदा उठाकर वे चंगयू ग्रुप में घुसे थे, कंफर्टेबल पोजीशंस हासिल की थी और सीक्रेटली ल्यू फैमिली को कंपनी के पैसे और रिसोर्सेज की कीमत पर अमीर बनाने में मदद कर रहे थे। इतने सालों में ल्यू फैमिली ने प्रैक्टिकली चोंगयू ग्रुप को अंदर से खोखला कर दिया था। जैसे ही किसी का नाम अनाउंस होता उसका दिल ऐसे बैठ जाता जैसे वो किसी माउंटेन क्लिफ से नीचे गिर गया हो। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता और ऐसा महसूस होता जैसे उनकी पूरी दुनिया अचानक खत्म हो गई हो। लेकिन मैं पूरी तरह कंपोज रहा और आगे कहा, इसके अलावा जो भी एम्प्लॉई इन लोगों की मदद करते हुए या इनके साथ कनेक्टेड पाया जाएगा उसकी भी पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी। ऐसे सभी लोगों को कंपनी से रिमूव किया जाएगा और लीगल एक्शन के लिए कोर्ट्स को हैंड ओवर किया जाएगा। सुदकोंग, जो संयोग से लियो युआ का कजन भी था, तुरंत गुस्से में अपनी सीट से खड़ा हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, चेयरमैन, मैं इसे एक्सेप्ट करने से साफ मना करता हूँ। आप सिर्फ अपनी बातों के आधार पर मुझ पर करप्शन का आरोप लगा रहे हैं। इन एक्यूजेशंस को तुरंत वापस लीजिए वरना मैं आप पर डेफेमेशन का केस कर दूंगा। फॉर्मर प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट मैनेजर भी गुस्से में चिल्लाया, एग्जैक्टली, हमने इस कंपनी के लिए दिन रात मेहनत की है। भले ही हमें क्रेडिट न मिला हो लेकिन हमने अपना पूरा एफर्ट दिया है। आप अभी अभी चेयरमैन बने हैं और आते ही हम पर कंपनी को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा रहे हैं। आखिर ये कौन सा जस्टिस है? अगले ही पल दर्जनों लोग अपनी सीट से उठकर प्रोटेस्ट करने लगे। उन्हें पूरा यकीन था कि उनके क्राइम्स इतनी केयरफुली हिडन थे कि कोई उन्हें कभी अनकवर नहीं कर सकता। इसी कॉन्फिडेंस में वे खुलेआम मुझे चैलेंज करने लगे। उनके फ्यूरियस आउटबर्स्ट के सामने मैंने बेहद काल्मली अपनी लेग्स दूसरी तरफ क्रॉस की और किसी को इशारा किया कि मेरे लिए सिगार लाइट करे। मैंने धीरे धीरे एक पफ लिया, फिर हल्की मुस्कान के साथ कहा, चिंता मत करो, जिस एविडेंस की तुम लोग डिमांड कर रहे हो वो बहुत जल्द यहाँ पहुंचने वाला है। इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है। जब तक तुम यहाँ खड़े होकर मुझसे बात कर सकते हो उस थोड़े से बचे हुए समय को एंजॉय कर लो। मैंने जानबूझकर सबको एक ही जगह इकट्ठा किया था क्योंकि ये मीटिंग सिर्फ कुछ करप्ट एम्प्लॉयज को हटाने के लिए नहीं थी। मेरा असली मकसद चंगयू ग्रुप को ऊपर से नीचे तक पूरी तरह क्लींस करना था और फिर उसे पहले से भी कहीं ज्यादा पावरफुल एम्पायर में रीबिल्ड करना था। ये एम्पायर सिर्फ जांगचेंग तक सीमित नहीं रहने वाली थी। मेरा लक्ष्य था इसे पूरे नेशन में फैलाना और आखिरकार पूरी दुनिया तक पहुंचाना। तभी शन वनिंग कई असिस्टेंट्स के साथ कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल हुई। हर असिस्टेंट के हाथों में डॉक्यूमेंट्स के ऊंचे ऊंचे ढेर थे। उन फाइल्स में उन सभी लोगों के क्राइम्स का एक एक पीस ऑफ एविडेंस मौजूद था
जिनके नाम मैंने अभी अभी अनाउंस किए थे। कुछ दिन पहले ही मैंने विला में शेन वोनिंग को सीक्रेटली कई इंपॉर्टेंट टास्क्स सौंपे थे। उनमें से एक था चंग यू ग्रुप के अंदर मौजूद हर करप्ट एम्प्लॉय की इन्वेस्टिगेशन करना। उसकी इन्वेस्टिगेशन इतनी थरो थी कि मैं भी इम्प्रेस्ड हुए बिना नहीं रह सका। सिर्फ कुछ दिनों के अंदर उसने हर हिडन स्कीम को अनकवर कर लिया था और उन सभी के खिलाफ इरफ्यूटेबल एविडेंस भी इकट्ठा कर लिया था। शेन वनिंग का चेहरा हमेशा की तरह एक्सप्रेशनलेस था, बिल्कुल उस आइसबर्ग की तरह जिस पर कभी मुस्कान दिखाई ही नहीं देती थी। लेकिन उसके दिल के अंदर बिल्कुल अलग तूफान चल रहा था। वो खुद को रोक नहीं पा रही थी कि अब मेरे अंदर एक ट्रू एम्परर जैसी ऑरा महसूस होती थी। मेरे आसपास एक ऐसी इरेजिस्टिबल प्रेजेंस थी जिसे इग्नोर करना मुश्किल था। इतना जरूर था कि उससे उसे मुझसे प्यार नहीं हुआ था, लेकिन मेरा बदलाव उसे जेन्युइनली शॉक कर रहा था। कंपनी के अंदर छिपे हर सीक्रेट के बारे में मुझे ऐसे पता था जैसे मैंने खुद अपनी आंखों से हर क्राइम होते देखा हो। शेन वॉर्निंग ने बिना किसी इमोशन के एक एक फाइल टेबल पर रखी और बिल्कुल स्ट्रिक्ट तथा इम्पार्टियल जज की तरह हर क्राइम को कोल्ड वॉइस में पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे हर एक्यूजेशन सामने आता गया, किसी न किसी एग्जीक्यूटिव का चेहरा मौत की तरह पीला पड़ता गया। कुछ तो अपने पैरों पर खड़े भी नहीं रह पाए और सीधे फ्लोर पर गिर पड़े। स्टॉप प्लीज, रीडिंग बंद कर दीजिए। उनमें से एक ने डर के मारे गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैं कंपनी छोड़ दूंगा, मैं रिजाइन कर दूंगा। चेयरमैन चंग, हमारी पुरानी रिलेशनशिप को देखते हुए प्लीज मुझ पर केस मत कीजिए। दूसरे ने डेस्परेट होकर रोते हुए कहा, आपने ये सब भी खोज निकाला, मैं मान गया, हम हार गए, हम आपके फियांसे के रिलेटिव्स हैं, प्लीज हम पर थोड़ी मर्सी दिखाइए, मैं बदल जाऊंगा, बस मुझे एक और चांस दे दीजिए। शेन वानिंग की आइसी वॉइस जैसे जैसे पूरे रूम में गूंजती रही, उन लोगों ने अपने अंदर जो भी साइकोलॉजिकल डिफेंसेस खड़े किए थे वो एक एक करके पूरी तरह टूटते चले गए। सालों से जिन सीक्रेट्स को उन्होंने सबसे गहराई में छिपा कर रखा था, आज वही सारे सीक्रेट्स कॉन्फ्रेंस टेबल पर खुलकर पड़े थे। अगर मैं लीगल एक्शन परस्यू करता तो उनमें से कई लोगों को कम से कम 10 साल प्रिजन में बिताने पड़ सकते थे। फियर ने उन्हें पूरी तरह जकड़ लिया था और इसी वजह से उनकी नजर बार बार मेरी तरफ जा रही थी। लेकिन पूरे प्रोसेस के दौरान मैं अपनी चेयर पर बैठा रहा, आंखें कामली बंद किए हुए। मेरी ये शांत चुप्पी उनके ऊपर पड़ रहे प्रेशर को और भी अनबेरेबल बना रही थी। सुकोंग को अब भी वो पहली मुलाकात साफ याद थी जब उसने मुझे पहली बार देखा था। उस समय मैं सिर्फ लियो उवे पर अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए उसे खुश करने की हर पॉसिबल कोशिश करता था। मैं हर मौके पर उसके सामने झुकता, उसकी चापलूसी करता और इस बात से डरता रहता कि अगर मैंने उसे नाराज कर दिया तो कहीं लियू युई मुझे पसंद करना ही ना छोड़ दे। लेकिन उस पैथेटिक वर्जन ऑफ मी की तुलना में आज उसके सामने बैठा इंसान बिल्कुल अलग था, जैसे वो कोई दूसरा ही आदमी हो। यहाँ तक कि कंपनी के सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर हुए भी मेरे मेथड्स देखकर पूरी तरह स्पीलेस था। वो चुपचाप अपनी चेयर पर ऑकवर्ड एक्सप्रेशन के साथ बैठा रहा। कुछ ही मोमेंट्स पहले उसने उन लोगों को प्रोटेक्ट करने का प्लान बनाया था, लेकिन माउंटेन्स ऑफ अनडिनाइबल एविडेंस के सामने उसका सारा कॉन्फिडेंस चूर चूर हो गया। कांपते हुए ग्रुप की तरफ कोल्ड नजर डालकर उसने डिस्डेनफुल स्नॉट किया और बुदबुदाया, ये लोग खत्म हो चुके हैं। इसके बाद वो लोग पूरी ह्यूमिलिएशन के साथ कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकल गए। लियू फैमिली के वो रिलेटिव्स जिन्हें चोंग यू ग्रुप के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में स्ट्रेटेजिकली प्लेस किया गया था, अब पूरी तरह टूटने की कगार पर थे। उनमें से किसी में भी स्ट्रॉन्ग मेंटल फोर्टिट्यूड या कोई रियल एबिलिटी नहीं थी। वे सिर्फ बैकडोर कनेक्शंस के दम पर कंपनी में घुसे थे और सीक्रेटली अपने पॉकेट्स भरते रहे थे। ऐसे लोग इस तरह के प्रेशर को कैसे विथस्टैंड कर सकते थे? एक एक करके सबने रेजिस्टेंस छोड़ दिया। अब उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, इस क्राइसिस को सबसे जल्दी कैसे सॉल्व किया जाए। आपस में डिस्कशन करने के बाद आखिरकार सभी एक ही कंक्लूजन पर पहुंचे, उन्हें बचाने वाला सिर्फ एक इंसान था, लियू युई। हर कोई जानता था कि कभी मैं लियू युई को लेकर कितना ऑब्सेस्ड था, इसलिए उन्हें पूरा विश्वास था कि लियू युई अब भी उनका सबसे बड़ा बार्गेनिंग चिप था। मैं धीरे धीरे अपनी चेयर से उठा, अपनी व्हाइट ड्रेस शर्ट को हल्का सा ठीक किया और शांत आवाज में अनाउंस किया, इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आज आफ्टरनून पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। बेहतर होगा तुम लोग अभी से खुद को तैयार कर लो। ये सुनते ही लियू फैमिली के रिलेटिव्स ने वहां एक और सेकंड रुकने की हिम्मत नहीं की और घबराकर कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकल गए। वे सभी घबराकर कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकल गए। उनके जाते ही मैंने बचे हुए एग्जीक्यूटिव्स की तरफ देखा और एक वार्म स्माइल के साथ कहा, आज से मिस शेन वनिंग ऑफिशियली चेयरमैन की एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी होंगी। फिर उसकी तरफ मुड़कर मुस्कुराते हुए बोला, ओ तुमने बहुत मेहनत की है। शेन वनिंग अपनी एक्साइटमेंट छिपा नहीं सकी। उसने रिस्पेक्टफुली जवाब दिया, ये तो मेरी ड्यूटी है यंग मास्टर। फिर उसने मेरी तरफ जेन्युइन एडमिरेशन से देखते हुए कहा, आपने सच में मेरी आंखें खोल दी। मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि आप खुद को इतना बदल सकते हैं। मैं हल्का सा हंसा और बोला, ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे अभी बहुत सारे सरप्राइजेस तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं।
तुम्हें इन सब की आदत डालनी पड़ेगी। शेन वनिंग ने बिना किसी हेजिटेशन के सिर हिलाया। आई बिलीव इन यू यंग मास्टर। इसके बाद उसने कहा, आपने मुझे जो दूसरा टास्क दिया था वो भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। लू यूवी और ह्योचिन सो पिछले कुछ दिनों से सच में साथ रहे हैं, लेकिन हमारे लोगों के मुताबिक अभी तक उनके बीच कुछ इंटीमेट नहीं हुआ है। दोनों काफी रिस्ट्रेन्ड रहे हैं और किसी ने भी उस फाइनल लाइन को क्रॉस करने की कोशिश नहीं की। उसने कुछ फोटोज मेरी तरफ बढ़ाई और पूछा, क्या ये फोटोज इनफ हैं? मैंने कैजुअली कंधे उचकाए। इनसे कहीं ज्यादा इनफ हैं। मेरे फादर के फ्यूनरल वाले दिन मेरी फियांसे ने फ्यूनरल में आने के बजाय किसी दूसरे आदमी के साथ घूमना चुना। इस रिडिकुलस एंगेजमेंट को खत्म करने के लिए इतना रीजन ही काफी है। इतना कहते ही मैं मुड़ा और कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकल गया। उधर जैसे ही सूकोंग और बाकी लोग बाहर पहुंचे, वे तुरंत एक जगह इकट्ठा होकर पैनिक में डिस्कशन करने लगे। काफी देर तक आर्ग्यूमेंट्स और बैक एंड फोर्थ के बाद आखिरकार सभी एक बात पर अग्री हुए, जिसने नॉट बांधी है वही उसे खोल सकता है। अब उन्हें सिर्फ लियू युआ ही बचा सकता था। इसके बाद लुआ के फोन पर एक के बाद एक कॉल्स की बाढ़ आ गई। उस वक्त लुआ खुशी खुशी हाउसियन के साथ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज डिस्कस कर रहा था और उसका मूड बेहद अच्छा था, लेकिन लगातार आती कॉल्स ने उसका सारा मूड खराब कर दिया। कई कॉल्स उठाने के बाद उसका चेहरा हर पल और अगली होता चला गया। आखिरकार उसकी पेशेंस खत्म हो गई और उसने अपना फोन ही कंप्लीटली स्विच ऑफ कर दिया। लेकिन रियलिटी से भागना इतना आसान नहीं था। उसने हाउसिन की तरफ अपोलोजेटिक नजर से देखा और धीरे से कहा, सॉरी हाउसिन, मुझे वापस जाकर कुछ हैंडल करना पड़ेगा। क्या हम इन्वेस्टमेंट की बात कल कंटिन्यू कर सकते हैं? हायोचिन ने अंडरस्टैंडिंग स्माइल के साथ कहा, नो रश, मेरा ऑफर कल भी अवेलेबल रहेगा। मैं तुम्हें वापस ड्राइव कर देता हूँ। उसकी जेंटल वॉइस सुनते ही ल्यू यूई का मूड फिर से अच्छा हो गया। उसने स्वीट स्माइल के साथ जवाब दिया, फिर मुझे तुम्हें तकलीफ देनी पड़ेगी। कुछ देर बाद दोनों उस रिजॉर्ट होटल पहुंचे जहां लू यूई के पेरेंट्स टेम्पोरेरली छिपे हुए थे। जैसे ही लू की मदर ने हाओशन को देखा, उसका चेहरा तुरंत कोल्ड हो गया। उसने सख्त आवाज में कहा, बच्चे, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, लेकिन आज के बाद मेरी डॉटर से दूर रहना। वो फ्यूचर में चंग यू ग्रुप की मिस्ट्रेस बनने वाली है और यंग मास्टर चुन की फियांसे है। तुम्हारे जैसे इंसान के लायक वो बिल्कुल नहीं है। अगर समझदार हो तो अभी यहाँ से चले जाओ। हाउशीन कैजुअली अपनी कार के डोर से टिककर खड़ा रहा और डिसमिसिव लाफ करते हुए बोला, मेरा नाम ह्योचिन है। हो सकता है आपने मेरा नाम पहले कभी ना सुना हो, लेकिन ज्यादा वक्त नहीं लगेगा जब मेरा नाम जेंग चेंग के बिजनेस और पॉलिटिकल सर्कल्स में हर तरफ गूंजने लगेगा। मेरे सामने एक मामूली चोंग फैमिली की कोई हैसियत नहीं है। ल्यू की मदर को उसकी बातें इतनी रिडिकुलस लगी कि वो हंस पड़ी। तुम जैसे ब्राइट को लगता है कि तुम चोंग फैमिली को चैलेंज कर सकते हो? बकवास बंद करो और यहाँ से निकलो। तुम सिर्फ रास्ते में रुकावट बन रहे हो। हाउसिन के चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट स्मर्क उभर आया। उसने कैजुअली कार डोर को पकड़ते हुए कहा, जिस औरत पर मेरी नजर पड़ चुकी है वो मेरी है। लू यूए को मुझसे कोई छीन नहीं सकता। तुम मुझे एरोगेंट कह सकती हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत जल्द तुम्हें समझ आएगा कि असली राइजिंग स्टार कैसा होता है और फियर्स ड्रैगन के रिवर पार करने का मतलब क्या होता है। इतना कहकर वह कार में बैठा और इंजन स्टार्ट किया। तभी अचानक उसका फोन बज उठा। उसने कॉल उठाते हुए कहा, हेलो ओल्ड मास्टर चैन। कुछ पल तक दूसरी तरफ की बात सुनने के बाद उसके चेहरे का रंग बदल गया। किसी ने कहा था कि उसके फैमिली के लिए मैंने जो फंगशुई फॉर्मेशन अरेंज की थी वो सिर्फ मीडियोकर थी। हाउसिन की आंखों में एक कोल्ड लाइट चमकी। उसने तुरंत कहा, उस बकवास पर भरोसा मत कीजिए। मैंने जो फॉर्मेशन डिजाइन की है वो एब्सोल्युटली बेस्ट पॉसिबल फॉर्मेशन है। हाँ ठीक है, मैं जरूर आऊंगा। कॉल काटते ही उसके चेहरे पर धीरे धीरे एक सिनिस्टर स्माइल फैल गई। उसने मन ही मन कहा, वेरी वेल चुंग बनू, मैं अभी तक तुम्हारे पास खुद चलकर आया भी नहीं था, लेकिन तुमने पहले ही मुझे प्रोवोक कर दिया। चंग फैमिली मेरे लिए सिर्फ एक स्टेपिंग स्टोन है। एक दिन तुम खुद मेरे सामने घुटनों पर बैठोगे। उधर होटल में लियू के फादर ने ल्यूई को बेहद कोल्ड नजरों से घूरा। उनका गुस्सा अब अपनी लिमिट पार कर चुका था। उन्होंने दहाड़ते हुए कहा, तुम जाना चाहती हो या नहीं, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। क्या तुम सच में तब तक इंतजार करोगी जब तक तुम्हारी मदर और मैं मर न जाई और उसके बाद तुम्हें हमारी परवाह हो? आखिरी शब्दों तक पहुंचते पहुंचते वो लगभग चिल्ला रहे थे। उनके पास खड़ी ल्यू की मदर पहले ही फूट फूट कर रो रही थी और उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। लू वहीं खड़ा था जैसे किसी ने उसके सिर पर बिजली गिरा दी हो। उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि लू फैमिली इतनी डेस्परेट सिचुएशन में पहुंच जाएगी। मेरे गुस्सा होने के बाद सिर्फ कुछ ही दिन बीते थे, लेकिन इतनी जल्दी सब कुछ कोलैप्स हो गया था। लुआ ने खाली निगाहों से सामने देखते हुए बुदबुदाया, ये सब ऐसा कैसे हो गया? ल्यू के फादर ने दांत पीसते हुए गुस्से से जवाब दिया, क्योंकि तुम बार बार बुआन से शादी करने से मना करती रही। अगर तुमने पहले ही हाँ कर दी होती तो इनमें से कुछ भी नहीं होता। अब तक तुम चेयरमैन की वाइफ बन चुकी होती। तुम्हारे गले में लटक रहा मिलियंस का नेकलेस तक उसी ने तुम्हें गिफ्ट किया था।
आखिर तुम ऐसे आदमी को रिजेक्ट क्यों कर रही थी? लियू यूई धीरे धीरे सोफा पर ढह गया, जैसे उसकी आत्मा ही शरीर छोड़ चुकी हो। उसने डिसबिलीफ में बुदबुदाया, इम्पॉसिबल, चुंगबान तो बस एक इडियट था, अचानक वो इतना स्मार्ट कैसे हो गया? अब तो उसे फाइट बैक करना भी आ गया था। काफी देर तक साइलेंस छाया रहा, फिर उसकी आंखों में धीरे धीरे हेट्रेड भरने लगी और अचानक उसने चिल्लाकर कहा, फाइन, मैं उससे शादी करूंगा, लेकिन अगर मैंने उससे शादी कर भी ली तब भी उसे कभी पीसफुल लाइफ नहीं जीने दूंगा। मैं उसकी पूरी जिंदगी को हेल बना दूंगा। इतना कहकर वो गुस्से में अपने रूम की तरफ गया और दरवाजा इतनी जोर से बंद किया कि पूरी रूम में आवाज गूंज उठी। ये देखकर लियू यूई के पेरेंट्स ने आखिरकार राहत की एक लंबी सांस ली। जब तक उनकी डॉटर मुझसे शादी करने के लिए तैयार थी, सब कुछ फिर से नॉर्मल हो सकता था। ज्यादा वक्त नहीं लगेगा और लियू फैमिली अपनी पुरानी ग्लोरी वापस हासिल कर लेगी। उन्होंने तुरंत एक ब्रांड न्यू फोन निकाला और मुझे फिर कॉल करने की कोशिश की। उनकी आवाज में वही पुराना एरोगेंट एटीट्यूड लौट आया था जो वो हमेशा मुझसे बात करते समय रखते थे। लेकिन कुछ ही देर बाद उन्हें एक और शॉकिंग न्यूज मिली और वे घबराकर लियू यूई के बेडरूम के दरवाजे पर पहुंचे। उन्होंने जल्दी से कहा, चुंगबा चुआन कल रात एक ग्रैंड बैंक्वेट होस्ट कर रहा है। जेंग चांग की हर इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी को इनविटेशन मिला है, लेकिन हमें अभी तक कोई इनविटेशन नहीं मिला। जल्दी उसे कॉल करके पूछो। उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अंदर से लियू यूई की फ्यूरियस आवाज आई, उस बास्टर्ड चुंगबाई चुआन ने मेरा फोन नंबर ब्लॉक कर दिया है। उधर लानविला डिस्ट्रिक्ट के बाहर लग्जरी कार्स एक के बाद एक एस्टेट के सामने आकर रुक रही थीं। एक विशाल क्राउड के बीच सबका सेंटर ऑफ अटेंशन बना हुआ था हु जोवे, जो ऐसा लग रहा था जैसे स्टार्स से घिरे मून के बीच खड़ा हो। उसका बड़ा सा बेली उसे और भी नोटिसेबल बना रहा था। एक शेयर होल्डर ने भौहें सिकोड़कर पूछा, ओल्ड हु, आखिर मामला क्या है? तुमने हम सबको इतनी सुबह यहाँ क्यों बुलाया? बाकी शेयर होल्डर्स भी इक्वली वरीड थे। हाल की घटनाओं के बारे में वे सभी सुन चुके थे। जिस यंग मास्टर को कभी हर कोई सिर्फ एक यूजलेस प्लेबॉय समझता था, वही अचानक एक डिसाइसिव और रूथलेस लीडर में बदल गया था। हु ने बस कोल्ड लाफ किया और कॉन्फिडेंस से बोला, चिंता मत करो, मैंने उस किड को बचपन से बड़ा होते देखा है। मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मैंने कल चंग यू ग्रुप में उसके किए हर काम की इन्वेस्टिगेशन करवाई है। असल में वो सब सिर्फ लुआ पर प्रेशर डालकर उससे शादी करवाने का एक ट्रिक था। एक एक करके सर्वेंट्स ने शेयर होल्डर्स को विशाल रिसेप्शन हॉल में पहुंचाया और सभी अपनी सीट्स पर बैठ गए। वे काफी देर तक इंतजार करते रहे, लेकिन मैं कहीं दिखाई नहीं दिया। धीरे धीरे उनकी पेशेंस खत्म होने लगी। आखिरकार हुआवे ने टेबल पर अपना हाथ पटकते हुए गुस्से से कहा, आजकल के यंग पीपल में मैंसर्स नाम की कोई चीज ही नहीं है। खुद होस्ट होकर अपने गेस्ट्स का स्वागत करना तक नहीं आता। कुछ मोमेंट्स बाद शेन वार्निंग डॉक्यूमेंट्स के कई स्टैक्स लेकर हॉल में दाखिल हुई और हर शेयर होल्डर के सामने एक एक फाइल रख दी। उसने शांत आवाज में कहा, यंग मास्टर कल रात बहुत एग्जॉस्टेड थे। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो उनके उठने के बाद उनसे पूछ सकते हैं। फिलहाल प्लीज इन डॉक्यूमेंट्स को देख लीजिए। जैसे ही शेयर होल्डर्स ने फाइल्स खोली, उनके एक्सप्रेशंस उसी पल बदल गए। अब जाकर उन्हें समझ आया कि इतनी सुबह उन्हें यहाँ आखिर क्यों बुलाया गया था। मेरा इरादा चोंग यू ग्रुप के इन सभी शेयर होल्डर्स के शेयर्स खरीदकर कंपनी का कंट्रोल पूरी तरह अपने हाथ में लेने का था। ये सुनते ही किसी के चेहरे पर भी रिलैक्सेशन नहीं बची। हर कोई कॉन्ट्रैक्ट्स की एक एक लाइन को बेहद ध्यान से पढ़ने लगा। कुछ ही देर बाद एक शेयर होल्डर गुस्से में अपनी सीट से खड़ा हुआ और चिल्लाया, इसका मतलब क्या है? तुम्हें लगता है इतनी सी रकम मेरे शेयर्स खरीदने के लिए काफी है? क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? जल्द ही बाकी शेयर होल्डर्स भी परचेज प्राइस वाले सेक्शन तक पहुंचे और जब उन्होंने देखा कि मैं उन्हें मार्केट वैल्यू का सिर्फ करीब 20% ऑफर कर रहा था, तो पूरे रूम में इंस्टेंटली रेज फैल गया। एक शेयर होल्डर ने गुस्से से कहा, ये तो सीधा इंसल्ट है। मैं अपने शेयर्स को सड़ने देना पसंद करूंगा, लेकिन इतनी कम कीमत पर उन्हें बेचूंगा नहीं। दूसरे ने तुरंत उसका साथ दिया और देखते ही देखते हर शेयर होल्डर ने साफ डिक्लेयर कर दिया कि वो अपने शेयर्स कभी सेल नहीं करेंगे। जोए का चेहरा भी डार्क हो गया। उसके दिल में सबसे ज्यादा चोट इस बात की थी कि हमारे रिलेशनशिप में इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया। पहले जब भी हमारी मुलाकात होती थी, मैं उसे पूरे रिस्पेक्ट के साथ अंकल ह्यूग कहकर बुलाता था, लेकिन अब मैं उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा था जैसे कोई एम्परर अपने सब्जेक्ट्स को नीचे देखकर बात करता है। आखिरकार वो और सह नहीं पाया और ऊंची आवाज में बोला, मैं प्रपोज करता हूं कि हम तुरंत शेयर होल्डर्स मीटिंग बुलाएं और चुंगबाई चुआन को चेयरमैन के पद से हटा दें। ये अब भी बहुत यंग है, इसके पास मैनेजमेंट एक्सपीरियंस नहीं है और इसे अब भी बहुत ट्रेनिंग की जरूरत है। जो लोग मेरी बात से अग्री करते हैं, प्लीज अपना हाथ उठाएं। वॉय ने लीड किया और बाकी शेयर होल्डर्स भी तुरंत उसके साथ हो गए। एक के बाद एक हाथ उठने लगे और सभी ने मुझे चेयरमैन के पद से हटाने के पक्ष में वोट कर दिया। इस पूरे सीन के दौरान शेन वॉर्निंग बिल्कुल काम रही, जैसे उसे पहले से ही इस आउटकम का अंदाजा था।
उसने हल्की मुस्कान के साथ सबको याद दिलाया, आप लोग ये मत भूलिए कि यंग मास्टर के पास चंगयू ग्रुप के 55% शेयर्स हैं। हु जुए ने कोल्डली जवाब दिया, लेकिन स्पेशल रेजोल्यूशंस में उसके पास सिर्फ 1 वोट वीटो पावर है। इस तरह के वोट में उसके शेयर सिर्फ 10 वोट्स के बराबर काउंट होंगे। हमारे पास 12 वोट्स हैं, जीत हमारी होगी। शेयर होल्डर्स आपस में जोर जोर से आर्ग्यू कर ही रहे थे कि आखिरकार मैं वहां पहुंच गया। मैंने सिर्फ एक बाथरोब पहन रखा था और स्लीपी आईज के साथ धीरे धीरे स्टेयर्स से नीचे उतर रहा था। किसी पर भी ध्यान दिए बिना मैं कैजुअली सोफा पर जाकर बैठ गया, एक ग्लास ऑफ मिल्क उठाया और बिल्कुल शांत होकर उसका एसआई पी लिया। हर शेयर होल्डर मुझे कंफ्यूजन से देखने लगा। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि मैं आखिर प्लान क्या कर रहा हूँ। सिर्फ हुजुए ने इम्पेशंस में पूछा, नेफ्यू, तुमने अभी हमने जो कुछ डिसाइड किया सब सुन लिया है ना? आज से तुम्हें कंपनी वापस आने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने लेजली स्ट्रेच किया, अपनी लेग्स क्रॉस की और मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोग इतनी जल्दी में क्यों हो? फिर मैंने शेन वॉर्निंग की तरफ फिंगर्स स्नैप की। उसने तुरंत मुझे एक और फोल्डर पकड़ा दिया। मैंने धीरे धीरे हुजोए की तरफ देखा और अपनी फिंगर से उसे पास आने का इशारा किया। वो कंफ्यूज था, लेकिन फिर भी इंस्टिंक्टिवली मेरे करीब झुक गया। मैंने उसके कान के पास जाकर सिर्फ कुछ शब्द बेहद धीमी आवाज में कहे। लियो किंग विलेज के पास हाईवे ब्रिज के नीचे वहां घास अब 3 मीटर से भी ज्यादा ऊंची हो चुकी है। ये वर्ड्स उसके कानों तक पहुंचते ही हुजुए का चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया। उसके शरीर का एक एक बाल खड़ा हो गया। कई साल पहले जब वो मेरे फादर से मिला भी नहीं था, हुजुए सिर्फ एक स्मॉल टाइम गैंगस्टर हुआ करता था। एक दिन उसके गैंग को एक यंग मैन को सबक सिखाने का ऑर्डर मिला, लेकिन सिचुएशन हाथ से निकल गई और उन्होंने गलती से उस आदमी को पीट पीट कर मार डाला। इस इंसिडेंट ने पूरे सिटी को हिला दिया था, क्योंकि मारा गया युवक एक नोटोरियस अंडरवर्ल्ड बॉस का बेटा था। डर के मारे हुजुए ने सीक्रेटली अपने कंस्ट्रक्शन वर्कर दोस्त से कांटेक्ट किया। दोनों ने मिलकर बॉडी को कंक्रीट में सील किया और एक न्यूली बिल्ट हाईवे ब्रिज की फाउंडेशन के नीचे दफना दिया। क्राइम को इतनी परफेक्टली हाइड किया गया था कि किसी को भनक तक नहीं लगी। यहाँ तक कि जिस अकॉम्प्लिस ने बॉडी बरी करने में मदद की थी, होई ने बाद में उसे भी खुद मरवा दिया ताकि कोई विटनेस बाकी न रहे। इसके बाद उसने अपनी आइडेंटिटी बदल ली, जैंग चला गया और वहां एक नई जिंदगी शुरू कर दी। उधर जिस अंडरवर्ल्ड बॉस ने अपना बेटा खोया था, वो समय के साथ सिटी की सबसे इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज में से एक बन गया। उसने लीजिटिमेट बिजनेस में एंट्री ली और धीरे धीरे अपना इन्फ्लुएंस इतना बढ़ाया कि आखिरकार लीगल वर्ल्ड और अंडरवर्ल्ड दोनों पर उसका कंट्रोल हो गया। हु जोए ने एक शब्द भी और नहीं कहा। उसने तुरंत कॉन्ट्रैक्ट उठाया, कांपते हाथों से उस पर साइन किया और रिसेप्शन हॉल से ऐसे लड़खड़ाते हुए बाहर निकल गया जैसे कोई पूरी तरह डिफीटेड आदमी हो। उसकी मिजरेबल हालत देखकर बाकी सभी शेयर होल्डर्स के चेहरे पर कंप्लीट डिसबिलीफ छा गया।